ना लंबी स्टोरी ना बोरिंग थ्योरी। हेलो एंड वेलकम, मैं डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ 15 मिनट रफ्तार सीरीज में, जहां पर मैं आपको रेलवे के लिए देने वाली हूं एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट कंटेंट, और ये आपको मदद करेगा सीधे एग्जाम में उड़ान भरने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला एपिसोड, और हम शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के साथ। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि फूड सेमी लिक्विड मास में कन्वर्ट हो जाता है और उसका नाम क्या है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खाने को मुंह के अंदर रखते हैं, खाने का डाइजेशन यानी पाचन शुरू होता है। जैसे ही खाना आपके सलाइवा थूक से मिलता है, ये बोलस कहलाता है, और जब ये आपके स्टमक में, आपके अमाशय में पहुंचता है और पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूस और HCl इस पर काम करते हैं, तो ये बदल जाता है काइम में। तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काइम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेमी लिक्विड मास। अगर हम बाकी ऑप्शंस की तरफ चले तो फीशीज यानी मल का मतलब है वो चीजें जो आपके शरीर में जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है और शरीर से बाहर निकल जाती है। काइलोमाइक्रोन मदद करते हैं आपको फैट यानी वसा के डाइजेशन में। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? काइम। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि डाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो कहाँ शुरू होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जैसे ही मुंह में खाना रखते हैं, मुंह में खाना रखते ही डाइजेशन यानी पाचन शुरू हो जाता है, और इस वक्त काम कर रहा होता है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, और ये आपके खाने में मौजूद 30% कार्बोहाइड्रेट यानी 30% शर्करा का पाचन शुरू कर देता है। यही अगर खाने की पूर्ण पाचन की बात करें तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है सलाइवरी अमाइलेज किस पर काम करता है। इसका उत्तर अभी आपको हम दे चुके हैं। सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट पर यानी स्टार्च पर, और ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर चुका होता है। क्या ये कंप्लीट डाइजेशन है, पूर्ण पाचन है? बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन है जो बाइल यानी पित्त को स्टोर करता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कौन सा ऑर्गन बाइल बनाता है, तब आप लिवर लिखते। आपसे पूछा गया कौन बाइल को स्टोर करता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त आशय। राइट? हमेशा याद रखिएगा कि गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है यानी कि जो नली होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, और लिवर के लिए रूट वर्ड हेपैट इस्तेमाल होता है। तो लिवर से जो डक्ट यानी कि नली निकल रही है, उसका नाम हम देते हैं हेपैटिक डक्ट। ये बारीक पॉइंट्स आपको मदद करेंगे बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। पांचवा सवाल हमसे पूछ रहा है यहाँ पर बाइल डाइजेशन में कैसे मदद करता है। याद रखिएगा, बाइल जो कि लिवर बना रहा है, बाइल की खासियत यह है कि बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं है, यानी ये किसी भी तरीके का केमिकल डाइजेशन यानी रासायनिक पाचन नहीं कर सकता। ये क्या करता है? ये एक बड़े फैट के मॉलिक्यूल को, एक बड़े वसा के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि इस पर लाइपेज काम करे और आसानी से डाइजेशन हो सके। इस प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहते हैं, और इसके लिए बाइल जिम्मेदार है। तो ध्यान रखेंगे, वसा का पाइसीकरण। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है पेप्सिनोजेन कौन बनाता है। याद रखिएगा, प से पेट, प से प्रोटीन, प से पेप्सिन, यानी पेट में प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है। लेकिन पेप्सिन इनएक्टिव यानी निष्क्रिय रूप में मौजूद होता है, जिसको पेप्सिनोजेन कहते हैं। अगर अंत में ओजेन लिखा है, इसका मतलब है वो इनएक्टिव है यानी कि सुस्त है। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का काम करती है HCl। याद रखिएगा, आपके स्टमक के अंदर 3 तरीके की सेल्स होती हैं। म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस बनाती है, श्लेम बनाती है। इसके अलावा चीफ सेल या जाइमोजन सेल जो कि पेप्सिनोजेन बनाती है, और पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl बनाता है। आपसे पूछा है पेप्सिनोजेन कौन बनाता है, तो इसका जवाब होगा चीफ सेल। एंटीरोसाइट आपकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और गॉबलेट सेल भी आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है HCl कौन बनाता है। अभी हमने इसका जवाब दिया। HCl बनाने का काम पेराइटल सेल का है, यानी कि ऑक्जेंटिक सेल का है। पेराइटल या ऑक्जेंटिक एक ही बात है। हमारा 8वां सवाल हमसे पूछ रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर यानी आंतरिक कारक। याद रखिएगा, पेराइटल सेल HCl के अलावा आंतरिक कारक भी बनाते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर यानी आंतरिक कारक मदद करता है हमको विटामिन B12 के अवशोषण में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है।
हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम। फिर से ओजन है नाम में लिखा हुआ। ओजन का मतलब ही होता है इनएक्टिव यानी कि सुस्त। तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करती है एंटीरोकाइनेज और ये बना रही होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आपकी छोटी आंत। पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब का डाइजेशन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, लाइपेज फैट यानी वसा के डाइजेशन के लिए और प्रोटीएज प्रोटीन पाचन के लिए, तीनों में ये मौजूद होता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा 6.5 मीटर होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत। और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में बात करते हैं तो छोटी आंत के भी 3 हिस्से हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि छोटी आंत का वो हिस्सा जो स्टमक के तुरंत बाद है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है डियोडेनम, राइट। तो छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा क्या कहलाता है? डियोडेनम कहलाता है। कई बार किताबों में लिखा रहता है कि ये सी शेप या यू शेप हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी छोटी आंत है उसकी 2 भूमिका होती है। पहला है पूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो पोषक तत्व आपके पाचन तंत्र से आपके ब्लड में चले जाते हैं, आपके रक्त में चले जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी छोटी आंत ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विलाय। अब जब हमने एब्जॉर्प्शन की बात की तो ध्यान रखिएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपकी छोटी आंत में इस तरह से उंगली के समान संरचना होती है जिसको विलाय का नाम दिया जाता है। और यही विलाय सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया बढ़ाती है जिससे एब्जॉर्प्शन फटाफट हो सकता है। और यही जो आपकी विलाय होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लैक्टियल। विलाई के अंदर खास तौर पर लैक्टियल नाम की संरचना होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कलर में, स्किन कलर में जो आपको दिख रहा है ये आपकी लैक्टियल है। और ये लैक्टियल खास तौर पर मदद करती है फैट के एब्जॉर्प्शन में यानी कि वसा के अवशोषण में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प से प्रोटीन, प से पेट, प से पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेशन आपके स्टमक में शुरू होता है और पेप्सिन इसमें भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इमल्सिफिकेशन पाइसीकरण। ध्यान रखिएगा, लिवर से बना गया बाइल इमल्सिफिकेशन पाइसीकरण करता है यानी बड़े फैट के छोटे टुकड़े कर देता है और इसके लिए जिम्मेदार है सरफेस एरिया बढ़ जाना। यानी जब एक बड़ा फैट छोटे में टूटता है तो सरफेस एरिया यानी कि सतह क्षेत्र बढ़ जाता है जिस पर लाइपेज आसानी से काम कर सकता है। हमारा 8वां सवाल हमसे पूछ रहा है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज की भूमिका है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने की और इसके लिए जिम्मेदार है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत के सेल्स एंटीरोकाइनेज का निर्माण करते हैं। कौन सा हार्मोन है जो कि HCl की मात्रा को बढ़ाता है? तो ये हार्मोन पेट में बनता है, पेट में, स्टमक में मौजूद जी सेल्स में बनता है और इस हार्मोन को हम गैस्ट्रिन कहते हैं। सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये दोनों के दोनों हार्मोन बनते छोटी आंत में हैं लेकिन काम करते हैं पैनक्रियास पर। इंसुलिन पैनक्रियास पर बनता है और पैनक्रियास पर ही काम कर रहा होता है। हमारा 20वां सवाल हमसे कह रहा है कि सेक्रेटिन क्या काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्रेटिन बनता छोटी आंत में है, काम करता है पैनक्रियास पर और पैनक्रियास को कहता है कि वो अपने अंदर का बाइकार्बोनेट बाहर निकाले। अगला सवाल पूछ रहा है सीसीके यानी कोलेसिस्टोकाइनिन। फिर से जो बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में लेकिन काम करता है आपकी पैनक्रियास पर, साथ ही साथ आपके लिवर और गॉल ब्लैडर पर। ठीक है, पैनक्रियास से ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है और लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल को ये बाहर निकाल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए माल्टोज को ग्लूकोज में कौन सी एंजाइम जो है वो स्प्लिट करती है। यानी छोटी आंत में माल्टोज जो डाइसैकेराइड है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। इसके पीछे किसका रोल है? तो इसके पीछे माल्टेज नाम के एंजाइम का रोल होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी लैक्टोज को जो नहीं सह सकते क्योंकि लैक्टोज शरीर में पच नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शरीर में लैक्टेज एंजाइम की कमी है जिस वजह से ऐसे लोग दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट यानी कि पचा नहीं पाते।
24वां सवाल बहुत सरल सा सवाल है, पूछ रहा है स्टमक में मौजूद कौन सा एसिड है, वो है आपका HCl, और इसी के वजह से आपके पेट का जो pH होता है वो होता है 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए पेट के पीएच के बारे। तो चूंकि पेट में HCl होता है उस वजह से पेट का पीएच एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इन ऑप्शंस में करेक्ट आपको बी दिख रहा है। कौन सा ऑर्गन बाइल बनाता है? तो बाइल बनाने का काम आपके लिवर का है। बाइल पिगमेंट्स यानी पित्त वर्णक कहे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो ये कैसे बनते हैं, ये कैसे मिलते हैं? ध्यान रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन है दो चीजों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन, और इन्हीं के टूटने से बाइल पिगमेंट्स जो पित्त वर्णक होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों के दोनों प्राप्त होते हैं। 28वां सवाल कह रहा है पेयर्स पैच। पेयर्स पैच का इम्यूनिटी यानी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली से लेना देना है, और आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के आखिरी हिस्से यानी कि इलियम में पाया जाता है। पेट में मौजूद जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देने का काम पेयर्स पैचेस का होता है। अगला सवाल पेरिस्टालिसिस से रिलेटेड है। पेरिस्टालिसिस का मतलब है कि जब भी खाना हमारे स्टमक में जाता है तो वो सीधे स्टमक में नहीं पहुंचता, बल्कि जो आपकी एसोफेगस है, खाद्य नली है, मसल्स की बनी है, मांसपेशियों की बनी है, और इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिससे खाना आपके पेट में पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पैनक्रियास से कौन नहीं बनता? ध्यान रखेंगे, प से पेट, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। पेप्सिन जो है वो पेट में बनती है, प्रोटीन डाइजेशन में मदद करती है, बाकी सारे आपके पैनक्रियास के द्वारा बनाए जा रहे हैं। विटामिन के का निर्माण कौन करता है? याद रखिएगा, जो आपके गट के बैक्टीरिया हैं वो विटामिन के का निर्माण करते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, आपकी बड़ी आंत में। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके स्टमक में आपके इंटेस्टाइन आंत में मौजूद कौन से बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पूरे समूह को कोलीफॉर्म कहते हैं, और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ई कोलाई बैक्टीरिया। आपका अगला सवाल पूछ रहा है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज एक ऐसी स्थिति है जब शरीर से जो मल है वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। कारण क्या है? कारण ये है कि शरीर में अधिकतर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है बड़ी आंत में, और मल बाहर निकालने में दिक्कत हो रही होती है। अगला सवाल डायरिया। डायरिया कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल विपरीत है। डायरिया एक ऐसी स्थिति है जो आपके शरीर में इन्फेक्शन के कारण होती है, खास तौर पर सैल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया के कारण। ये बैक्टीरिया ऐसा इन्फेक्शन करता है कि शरीर में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जल का अवशोषण नहीं होता, और वो जल मल के साथ बाहर निकलता है। इसी को हम डायरिया कहते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन, उनका भी अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता। अगला सवाल कह रहा है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, यानी कि जो शर्करा है उसके पूर्ण पाचन पर हमको उसका सबसे सरल रूप मिलता है। डाइजेशन का मतलब ही है सबसे छोटे रूप में परिवर्तित होना, और इसका सबसे छोटा रूप है मोनोसैकेराइड, जिसके एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। काइम। काइम क्या होता है? जब भी खाना आपके स्टमक में होता है वो काइम के नाम से जाना जाता है। अब जब भी खाना स्टमक से आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो पीएच में काफी बदलाव दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पेट का पीएच 1.8 होता है, यहीं अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर पीएच लगभग 7.8 होता है। ये पीएच में इतना बदलाव क्यों है? ये पीएच में इतना बदलाव इसीलिए है क्योंकि जो लिवर बाइल बना रही है, ये बाइल सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, और इसी बाइल के वजह से, इसी पित्त के वजह से जो इतना पीएच में बदलाव है वो आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये थी हमारी रफ्तार सीरीज की पहली क्लास, जहां पर हमने 15 मिनट में कुछ 35 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के किए, पाचन तंत्र के किए, और इन सिस्टम से, इन क्वेश्चन से हमें लगता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर है वो फटाफट से रिवाइज हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस लेकर आऊंगी इस पूरे रफ्तार सीरीज में, जहां पर हम टॉपिक्स के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स छोटे टाइम में रिवाइज कर सके, जिससे 8 दिनों में आने वाले एग्जाम को आप पूरी तरीके से फतेह कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो RKC EduHub एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या हमारे हेल्पलाइन नंबर 7351572127 पर संपर्क करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।